हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आज शुरू करेंगे फोर्स एंड मोशन का पार्ट 2। देखिए, पहले क्लास में मैंने मोमेंटम के बारे में कुछ डिस्कस किया था। मोमेंटम क्या था? मोमेंटम मोमेंटम ये क्या है? एम भी से डिनोट करते हैं। इसको हम लिखते हैं P इक्वल टू एम भी। जहाँ पे P लिखा होगा, P क्या है? मोमेंटम। एम भी मतलब एक मास और वेलोसिटी दोनों मिलाकर जो एक प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। कौन सा बॉडी का? जो बॉडी मूविंग है, मूविंग बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जो मास एंड वेलोसिटी दोनों से बना हुआ है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मोमेंटम। और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। शायद थर्ड लॉ नहीं होगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, ठीक है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो एक कहावत है, मतलब जोक्स है, ठीक है, मतलब कहावत नहीं, जोक्स है। क्या है? न्यूटन के गार्डन में एक बकरी घुस गई थी, ठीक है, तो पेड़ में खा रही थी। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या किया न्यूटन ने? उसे कीक मारा। जब तक उसको कीक नहीं मारा तो वो हटे नहीं। जैसे ये बकरी, ये बकरी 4 पैर वाला, ठीक है, तो ये पूंछ है। तो न्यूटन आकर यहाँ कीक मारा पैर से, ठीक है, तो ये बकरी इधर हट गया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, हट गया। तो पहले क्या है, ये खाते, मतलब अगर न्यूटन नहीं कीक मारते तो ये खाते रह जाते पेड़। जैसे कीक मारा, ये इधर हट गया। जिस जिस डायरेक्शन में किक मारा उसी डायरेक्शन में हट गया। और फिर दोबारा क्या, इसका गुस्सा आ गया, तो फिर क्या किया, ये न्यूटन के पैर में घुसा मारा। तो ये है फर्स्ट लॉ। अगर कोई बॉडी, ये बॉडी है, ये रेस्ट में है, ठीक है, तो ये चाहते क्या है? हमेशा रेस्ट में रहने की। अगर ये मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मोशन में रहना चाहते हैं, दौड़ते रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका चाहत क्या है? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, ये मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं। अगर यहाँ कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अगर बाहर से कोई, जैसे न्यूटन ने लाथी मारा था, ठीक है, पैर से किक मारा था, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता, ठीक है, तब ये हम मोशन में रहना चाहते हैं। फोर्स मतलब क्या है? नीट फोर्स, एफ नीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहते हैं, और ये हमेशा, सर, ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहते हैं, ये हमेशा गति में रहना चाहिए। इसलिए कहा गया क्या, एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कंटिन्यू मतलब वो वहीं पर रहेगा, हमेशा हमेशा रेस्ट में रहेगा। और यूनिफॉर्म मोशन, और क्या है, एक मोशन में रहेगा हमेशा। इन ए स्ट्रेट लाइन, एक रेखा बराबर, मतलब स्ट्रेट लाइन बराबर। अनलेस, अगर कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया होगा तो, अगर ना लाथी मारे तो ये बकरी घास खाते या पेड़ खाते रहते, ठीक है। तो फिर सेकेंड लॉ आया, क्या बताया? ये जितना फोर्स अप्लाई किया, मान लो ये अप्लाई किया, इसका मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हुआ इस डायरेक्शन में, तो बताएगा ए प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इससे बाद में बताऊंगा डिटेल्स। तो ये फोर्स अप्लाई किया, किक मारा, तो ये रेस्ट में था, ये मोशन हो गया। मोशन हुआ मतलब क्या है? P इक्वल टू एम भी हुआ, क्योंकि छागल का कोई, मतलब ये बकरी का कोई मास है, कुछ मास है, और ये वेलोसिटी मिल गया इसको। मोमेंटम है, वो किसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वो किक करेगा, लाथी मारेगा, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। और क्या क्या, बकरी बकरी ने इसका उल्टा, फिर गुस्सा आया तो मार दिया था। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहते हैं? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये फोर्स मारा, किक मारा, इसलिए ये भी इसको मार रहा है। चलिए छोड़ो, ये बकवास है।
तो यहाँ पे जो है एक्सटर्नल कॉज फोर्स क्या है, फोर्स कह सकते हैं एक्सटर्नल कॉज। ये क्या करते हैं, ये ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, और क्या कह सकते हैं, इट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ये चेंज कर सकते हैं, तो ट्राई कोशिश करते हैं, या करते हैं, कोशिश दोनों। मान लो ये बताया क्या, ये वाल है, ठीक है, वाल है, इसको मैंने कोशिश कर रहा हूँ जो लगा के फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये मैं सारे लाइफ में अगर ये इस तरह फोर्स अप्लाई करूंगा तो कभी दीवार पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं लेकिन दीवार पीछे नहीं हट रहा है, तो मैंने क्या है, कोशिश कर रहा हूं, मेरा जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो कोशिश कर रहा है। और मान लो ये एक छोटा सा बॉडी है, इसको मैंने यहाँ धक्का लगा दिया, फोर्स अप्लाई किया, ये यहाँ से यहाँ मूव किया, तो फोर्स अप्लाई करने से ये मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये इसका फोर्स क्या है, ये जो फोर्स है ये नीट फोर्स होना चाहिए, नीट फोर्स अप्लाई होना चाहिए। जब भी एक्सटर्नल फोर्स का, यहाँ का जो फोर्स है यह है क्या, नीट फोर्स। अगर नीट नहीं होगा तो क्या होगा, चेंज, मतलब इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। मान लो ये बॉडी रेस्ट में है, यहाँ एक अप्लाई हुआ 10 न्यूटन फोर्स और इधर भी 10 न्यूटन, तो ये कभी इसका मतलब रेस्ट से कभी मोशन नहीं होगा, ये चेंज होकर कभी मोशन में नहीं आएगा, ठीक है, कभी, क्योंकि इसका नीट फोर्स कितना है, एफ नीट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये भी बॉडी है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है, v वेलोसिटी में है, अगर यहाँ भी अप्लाई हो रहा है फोर्स 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ 50 न्यूटन, यहाँ भी 15 न्यूटन, तो ये क्या है, y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, तो F नीट अलोंग x कितना होगा 0, F नीट अलोंग y कितना होगा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यह क्या लिखेंगे 50 माइनस 50 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, सर यह 50 लिखना है, ठीक है 50, तो ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसका v वेलोसिटी मान लो 30 मीटर पर सेकंड है, इसका इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, तो इसका वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ एक यह रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस है, इसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, या रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। अगर ये मान लो ये 15 हो गया तो क्या होगा, एलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना होगा 50 माइनस 15 इक्वल टू 35, तो ये ज्यादा है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना 35 न्यूटन, तो इसके लिए क्या होगा, इसका रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन मतलब क्या, गाड़ी ब्रेक लगाने से क्या होता है, मतलब स्पीड घट जाता है, ठीक है, स्पीड घट जाता है। तो फोर्स का और एक काम क्या है, यहाँ फोर्स का काम क्या है, फोर्स क्या करता है, एक तो एक्सेलरेशन करता है, एक्सेलरेट, और क्या करता है, रिटार्ड, और क्या करता है, एक्सेलरेशन मतलब कुछ कोई बॉडी को गति देते हैं, गति मतलब मोशन मतलब क्या है, अगर इसका वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर यहाँ फोर्स लग गया,
ठीक है। तो यहाँ पे आकर कुछ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, टी टाइम मतलब 2 सेकेंड में। तो एक्सलरेशन क्या होगा, एसीसी 10 मीटर बाई 2 सेकेंड मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया रिटर्ड एक्सलरेशन, मतलब जो एक्सलरेटर दबाने से गाड़ी का स्पीड बढ़ता है, तो स्पीड बढ़ा, किस रेट से बढ़ा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब प्रति सेकंड में, एवरी सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अगर ये रिटार्डेशन है तो क्या होगा, और गति कम होगा। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ से हम क्या जानेंगे, एक डेफिनेशन, फोर्स का डेफिनेशन है, फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ। तो क्या है फोर्स, क्या है, फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज, पहले बताया था, बाहर से लगा हुआ कोई कॉज है, कोई कारण है, which चेंज और टेंस टू चेंज, जो चेंज करता है और कोशिश करता है, और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच एक्ट्स इट, जिसका ऊपर, मतलब ये बॉडी का ऊपर अगर अप्लाई हो रहा है ये फोर्स, ये फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो ये क्या करेंगे, कोशिश, ये एफ क्या है, एफ नीट लिखेंगे हम, एफ नीट अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये अगर रेस्ट में है तो क्या करेंगे, रेस्ट इसको मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये मोशन में है तो रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन याद रखना, फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज व्हिच चेंज और टेंड्स टू चेंज, कोशिश करना भी एक फोर्स है। द स्टेट ऑफ रेस्ट, कोशिश करते क्या है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज एक्ट्स। देखिए यहां से और एक मतलब निकाल के आया, ठीक है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी अगर मोशन में है, तो इसका एक टेंडेंसी है, क्या है टेंडेंसी, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है और कोई फोर्स इसको कोशिश कर, मतलब स्टेट को रेस्ट को मोशन में या मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश ना कर, क्या होता, ना करते हैं, तो इसका टेंडेंसी क्या है, हमेशा रेस्ट में रहने का, टेंडेंसी है क्या, हमेशा रेस्ट में रहने का, और ये हमेशा मोशन में रहने का, क्या बताया, टेंडेंसी। टेंडेंसी, इस टेंडेंसी को कहता है इनर्शिया, इनर्शिया, और कह सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जो हमेशा रेस्ट में रहने का, और ये हमेशा मोशन, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते। यहाँ पे एक फैक्टर है मास, ठीक है, मास, जिसका मास ज्यादा है, ग्रेटर मास, ग्रेटर टेंडेंसी, अगर इसका मास ज्यादा है, मान लो ये एक बॉडी है 5 kg का और ये एक बॉडी है 50 kg, यहाँ पे अगर मान लो इससे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, अगर ये मूव करेगा तो ये नहीं कर सकता है, 50 kg ज्यादा ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लो 5 10 50, ये 50 है और ये भी 50 है, देख लो इसका क्या है, 50 इंटू 10 मतलब 500 हो गया न्यूटन का वेट। तो इसका जितना मास ज्यादा है उसको मूव कराने के लिए, मतलब ये रेस्ट में है तो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स की जरूरत है। तो इसलिए क्या है, इसका रेस्ट में रहने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसका कम है, मास कम है टेंडेंसी कम है, मास ज्यादा है टेंडेंसी ज्यादा है। अगर ये मोशन में भी ऐसे है, लॉरी है मतलब बहुत बड़ा बास है, तो वो गति में है, जैसे साइकिल साइकिल में जा रहा है, ठीक है, उसको तुरंत ब्रेक लगा के मैं रोक दूंगा, थोड़ी थोड़ी दूरी में वो पूरा पूरा स्टॉप हो जाएगा,
लेकिन लॉरी नहीं होगा। और ट्रेन ट्रेन का मान लो तो वो तो एकदम अ, ये कर देंगे, एकदम बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसका मोमेंटम मतलब टेंडेंसी इतना ज्यादा है गति में रहने की कि वो रोक नहीं पाएगा। अगर रोक दिया तो बस सब पलट जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर मास ग्रेटर टेंडेंसी, लोअर मास लोअर टेंडेंसी। देखो इनर्शिया क्या लिखा है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू व्हिच इज अपोज द कॉज। अपोज द कॉज, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको अपोज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सटर्नल एजेंट क्या कर सकते हैं, क्या बताया एक्सटर्नल एजेंट का काम क्या है। अगर ये रेस्ट में है तो मोशन में कन्वर्ट करना, अगर मोशन में है तो इसको रेस्ट में कन्वर्ट करना। क्या किसका काम है, एक्सटर्नल एजेंट। एजेंट मतलब फोर्स। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या मतलब एक प्रॉपर्टी टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है, इस एक्सटर्नल एजेंट को अपोज करने का। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, अगर गति में है तो गति में, मतलब मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं। इसका ये भी 2 टाइप का है, इनर्शिया ऑफ मोशंस, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, हमेशा मोशन में रहना। तो ये है क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहते हैं, इस चाहत को क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर गति में रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रेस्ट बॉडी by virtue of which it tends to remain at rest। और ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मोशन बॉडी, क्या है, टेंस टू कंटिन्यू इट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में हम इसका मोशन बरकरार रखने का कोशिश है। यही है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ का और एक नेम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया वही है क्या, फर्स्ट लॉ, ठीक है। और क्या बताया था, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया कितना ज्यादा है, जिसका मास कम है उसका टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। वो कम है, मास ज्यादा है तो टेंडेंसी ज्यादा है, मास कम है तो टेंडेंसी कम है। देखो ये रेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टेट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका एग्जांपल क्या है। जैसे देखा क्लास 10th में, एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, यहाँ एक कॉइन रख दिया और नीचे एक ग्लास है, ठीक है। अगर इसको यहाँ जोर से ऐसे धक्का लगाया, ठीक है, यहाँ पे जोर से धक्का फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, ये कार्डबोर्ड यहाँ से हट जाएगा और ये पैसा पर कॉइन सीधा यहाँ गिर जाएगा। ये देखा हमने, क्योंकि ये कार्डबोर्ड को हमने मोशन दिया, इसको नहीं मोशन दिया, ठीक है। तो ये कॉइन का टेंडेंसी क्या था, रेस्ट में रहने का, इसलिए यहाँ रेस्ट में रह गया, कार्डबोर्ड निकाल कर चला गया। हम लोग बस पे या ट्रेन में बैठे रहते हैं, ठीक है, तो हमारा लोअर पार्ट जो क्या है वो हमेशा रेस्ट रहने की कोशिश करते हैं। जैसे तुरंत ब्रेक लगता है, ठीक है, तो लोअर पार्ट क्या है, तुरंत रेस्ट हो जाता है। लेकिन वो अपर पार्ट का बॉडी क्या है, वो मोशन में रहना चाहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर ब्रेक लगा देते तो पीछे झुक जाते, सॉरी सामने झुक जाते। ब्रेक लगाने से हम सामने झुक जाते हैं ऐसे, क्योंकि अपर पार्ट क्या है, जैसे ब्रेक लगता है, जैसे ऐसे ऐसे बैठा है, ठीक है, हम जैसे ब्रेक लगता है तो हम कैसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं सामने। तो ये क्या है, इनर्शिया मोशन, हम मोशन में रहने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट तो रेस्ट में था, रेस्ट हो गया तुरंत। अगर ये अचानक गति में हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, बैग इंक्रीज कर गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे झुक जाते हैं पीछे से, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को याद भी रखना, ठीक है। एक तो कॉइन बताया, कार्डबोर्ड को जोड़ किक किया, मतलब ऐसे करके मारा तो कॉइन गिर जाएगा। ये एग्जाम्पल किसका है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। कॉइन का कोशिश था रेस्ट में रहने का। और ये भी कह सकते हैं अगर अचानक कोई बस या ट्रेन चलने लगे तो क्या हम पीछे झुक जाते दे, तो ये क्या है, बॉडी रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक बस गति आ गया इसलिए बॉडी रेस्ट था पहले, रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं। और ब्रेक लगाने से क्या करते हैं, ब्रेक लगाने के वक्त हमारा बॉडी क्या है, मोशन में रहना चाहते हैं। लोअर पार्ट जो है वो सीट के ऊपर रहते हैं, वो तुरंत रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट वो कोशिश करता है मोशन में रहने की, ठीक है। और ये भी क्या देखते हैं, अगर अचानक ट्रेन से अगर बाहर निकल गया, मतलब कूद गया, तो क्या होगा, जैसे पैर रखेंगे जमीन में, पैर तो रेस्ट में आ जाएगा लेकिन बॉडी क्या होगा, मोशन में रहेगा, इसलिए हम लोग गिर जाते हैं। इसके बाद देखिए, तो यहाँ हमेशा दो तीन चीज याद रखना। एक तो जो फोर्स का जितना जिक्र किया है वो हमेशा क्या होगा, नीट फोर्स होगा, नीट फोर्स। उसके बाद देखो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या था, न्यूटन ने क्या किया था, छागल मतलब बकरी को क्या किया था, किक मारा था। तो जिस डायरेक्शन में किक मारा था उसी डायरेक्शन में बकरी हट गई, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मारा था उसी डायरेक्शन में, अगर किक जोरे मारता, बहुत तेज मारता है तो बहुत दूर चला जाता है बकरी, अगर आस्ते मारते हैं तो कम जाते हैं दूर। तो यहाँ क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मान लो ये एक बॉडी है, सेकंड लॉ, डिस्कशन ऑफ सेकंड लॉ। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, ये इसका वेलोसिटी v है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग फोर्स इज v। और क्या है, फाइनल वेलोसिटी ct आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इज, ये फोर्स भी है, ठीक है। तो इसका बाद मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, एफ अप्लाई किया, कितना टाइम, डेल टाइम के बाद, छोटा एक टाइम बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, मान लो इसका वेलोसिटी, फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इसका वेलोसिटी कितना हुआ, v प्लस डेल v, v प्लस डेल v, v प्लस डेल v आफ्टर टाइम डेल t। तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, v से क्या हुआ, v प्लस डेल v हुआ, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ, v प्लस डेल v माइनस v, कितना हुआ, डेल v। मान लो इसका मास है m, अगर मास से इसका मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, मोमेंटम हो जाता, और ये भी मोमेंटम हो जाता है। अगर यहाँ मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह चेंज ऑफ वेलोसिटी ना लिख के क्या लिखते हैं हम, मोमेंटम। अगर यहाँ भी क्या लिखते हैं हम, मोमेंटम। मास से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये मास से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी आया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा। देखो यहाँ फोर्स अप्लाई करने से मास का कोई चेंज नहीं होगा, मास हमेशा यहाँ कांस्टेंट मान लिया, इसको कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, तो क्या होगा, m डेल v। तो ये मोमेंटम चेंज हुआ, तो ये मोमेंटम क्या है, डेल टी टाइम के बाद। देखो यहाँ फोर्स अप्लाई हुआ, पहले क्या था, v था, फोर्स अप्लाई हुआ, इसके डेल टी टाइम, यहां से यहाँ टाइम कितना लगा, डेल टी, तो डेल टी टाइम के बाद इसका चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, डेल वी हुआ। तो यहाँ पे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब है क्या, एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, तो डेल टी सेकेंड
चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज कितना है, एम डेल वी। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, एम डेल वी अपन डेल टी। तो ये हुआ क्या, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एम डेल वी बाय डेल टी। इसको हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सॉरी पी से मोमेंटम को, पहले क्या था पी इक्वल टू लिखा ना, एम भी लिखा था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे डेल है तो डेल पी अपन डेल टी। तो ये हुआ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ए प्रोपोर्शनल टू डी, सॉरी डेल पी अपन डेल टी। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and take place, किस साइड में बकरी गए थे, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था, वो किक मारा था न्यूटन ने, ठीक है। तो द डायरेक्शंस इन व्हिच द फोर्स इज एक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, डी पी डेल पी अपन डेल टी इस डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स इस साइड में अप्लाई होता तो ये इसका डायरेक्शन भी इस साइड होता, ठीक है। तो ये है सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, P प्रोपोर्शनल ए प्रोपोर्शनल टू डी पी अपन डी टी, ठीक है, नोट कर लेना थोड़ा सा। इसके बाद देखो यहां हम ये डेल पी को डी पी लिखेंगे। अगर मान लो डेल टी टेंस टू जीरो, पर जीरो के बहुत नजदीक, मान लो ये बोल रहे हैं 0.0000000000000, ये 1 है, ये जीरो का बहुत नजदीक मान लिया, तो जितना सोच सकता है उससे ज्यादा है। तो एक लड़का ऐसे बोला, दूसरा लड़का बोला नहीं और 3 जीरो लगाओ, चौथा बोला नहीं और 5 जीरो लगाओ। जितना छोटा हो सकता, मतलब सोच सकते हैं उतना छोटा है ये टाइम। टेंस टू अगर जीरो होगा तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल पी अपन डेल टी। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर डेल टी टेंस टू जीरो होगा मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, सोच नहीं सकते इतना छोटा, तब इसको लिखेंगे क्या, डी पी अपन डी टी। तो डेल क्या है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और डेल पी क्या है, डेल मतलब डी क्या है, बहुत ही छोटा, जो सोच नहीं सकते तुम, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का अनुसार क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी डी टी लिखा हमने। तो अगर इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू ए कांस्टेंट के डी पी डी टी, ठीक है, जहां पे के क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। इसके बाद देखो, मान लो किसी एक बॉडी का मोमेंटम p इक्वल टू एम भी, कोई एक बॉडी का मोमेंटम p इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ये एम भी लिखते हैं, जहां पे एम भी क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग यहाँ एम को कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन रॉकेट मोशन में जब जाएंगे तब एम वेरिएबल हो जाएगा। तो फिलहाल इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्या होगा, एफ इक्वल टू के डी डी टी, पी का वैल्यू कितना है, एम भी, पी का वैल्यू पुट कर दिया एम भी। तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो के कांस्टेंट बाहर था, फिर एम बाहर आ गया, क्या रहेगा, डी वी अपन डी टी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मान लो इस पॉइंट में वेग था, वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट में इसका वेग हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, कितना, 2 सेकेंड में। तो क्या 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 सेकेंड, क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड
डिवाइड बाई 2 सेकेंड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया, एक्सलरेशन। तो डी भी अपन डी टी क्या होता है, एक्सलरेशन। तो के इंटू एम इंटू ए, ये क्या है, एक्सलरेशन। तो एफ इक्वल टू क्या आया, के एम ए, जहां पे के एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम यूनिट फोर्स का डेफिनेशन देंगे, यूनिट फोर्स मतलब एफ का वैल्यू 1 होगा, एफ का वैल्यू इक्वल टू 1। तब क्या करेंगे, देखो अगर मान लो ये एक बॉडी है, यूनिट फोर्स, तो ये एक बॉडी है, इसका मास एम है, तो एम कितना लिया, एम इक्वल टू 1। एफ को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम को 1 मान लिया, ए को 1 मान लिया, तो के को भी 1 मानना पड़ेगा। तब क्या हुआ, आएगा एफ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यूनिट फोर्स के लिए क्या होगा, के इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 1 होगा, तो एफ इक्वल टू 1 होगा। तो यूनिट फोर्स का डेफिनेशन क्या देंगे, के का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट फोर्स जब भी लेंगे के इक्वल टू 1 हो जाएगा, पहले पुट कर दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, अगर किसी बॉडी मतलब जिसका मास है यूनिट है, उसका अगर एक्सलरेशन यूनिट होगा, मतलब एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है यूनिट, यूनिटी 1, अगर इसको एक्सलरेशन 1 यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं, 1 यूनिट मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी हो सकता है 1 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड हो सेकेंड स्क्वायर हो सकता, 1 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता। हम इसका यूनिट में नहीं आएंगे, सिर्फ 1 मान लेते हैं, मतलब एवरी सेकेंड में इसका वेलोसिटी 1 करके इंक्रीज होगा। तो जितना फोर्स का जरूरत है उसे कहलाता है यूनिट फोर्स। ठीक है, देखो यूनिट फोर्स क्या है, यूनिट फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच एक्टिंग ऑन ए बॉडी, व्हिच एक्टिंग ऑन ए बॉडी जिसका मास क्या है, अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सलरेशन ऑन इट। इसका यूनिट एक्सलरेशन क्रिएट करने में जितना फोर्स लगता है उससे कहलाता है कि यूनिट फोर्स। देखिए इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट एक तो होता है सी जी, एस में क्या होता है, डाइन, और एसआई में क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन इसको एन, कैपिटल एन से डिनोट करता है, और इसको क्या लगता है, डी वाई एन लिख सकते हैं हम। तो अगर 1 डाइन का डेफिनेशन पूछता है, 1 न्यूटन का डेफिनेशन और 1 डाइन का डेफिनेशन, क्या देंगे हम, क्या लिखेंगे, देखो यहां पे लिखेंगे यूनिट फोर्स है, तो इसका जगह क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। जब हम 1 न्यूटन का डेफिनेशन दे रहे हैं तो मास का यूनिट मास कितना होगा, 1 kg। तो ऑफ ए 1 kg ऑफ ए मास ऑफ 1 kg to produce a unit acceleration, to produce 1 meter per second square acceleration on it is called the 1 Newton। सिर्फ यही डेफिनेशन है, सब कुछ डाटा चेंज हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ यूनिट का जगह सिर्फ 1 kg हो जाएगा। 1 kg मतलब इसका भी यूनिट है, यूनिट मास, ऐसा में यूनिट मास है। अगर ये मत सोचना देखो 1 kg मतलब तो 1000 ग्राम होता है, हम सीजीएस में बोल रहे हैं तो इसको 1000 ग्राम सोचेंगे नहीं, 1 kg है। तो यूनिट मास टू प्रोड्यूस ए यूनिट एक्सलरेशन मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सलरेशन ऑन इट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। जब डाइन कहेंगे 1 डाइन, डी वाई एन डाइन, 1 डाइन, तब यहाँ 1 kg की जगह 1 ग्राम हो जाएगा और मीटर की जगह सेम सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 न्यूटन का भी, 1 डाइन का भी और यूनिट फोर्स का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं।
ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर फोर्स हर डायरेक्शन में मतलब मान लो ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक बॉडी है, इसका मोमेंटम चेंज, इस गति इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, तब क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो हमेशा अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो उसका कॉस कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसका साइन कंपोनेंट किधर होगा, इस साइड होगा, साइन नहीं, हमेशा कॉस, मतलब इसके थीटा एंगल है तो ये होगा क्या, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, एफ कॉस थीटा। अगर चाहते तो वी का कंपोनेंट इधर ले सकते हैं हम, वी का कंपोनेंट इधर कितना होगा, वी कॉस थीटा। फिर हम एक ही बताएंगे, फोर्स का डायरेक्शन किधर लेंगे, इस साइड लेंगे अगर ये थीटा है तो। ठीक है, तो हमने देखेंगे फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। एम ए मतलब क्या है, एम इंटू क्या लिखा था, डी वी डी टी। डी वी मतलब क्या है, एम इंटू वी माइनस यू अपन टी। यहाँ पे क्या है, वी कितना क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और t मतलब टाइम, मतलब क्या है, ये वेलोसिटी इसका v था, आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी कितना हुआ, सॉरी u था, ये हो गया v, या लिख सकते हैं आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो क्या आया निकाल के, F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपन टी। देखिए फर्स्ट लॉ में ये कहा गया था, बॉडी हमेशा रेस्ट में रहना चाहते हैं या मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं, अगर अगर फोर्स अप्लाई ना हो तो, अगर फोर्स अप्लाई ना हो तो ये बताया गया वहां पे एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल। तो मान लो फर्स्ट लॉ हम डिराइव कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमेशा रेस्ट में रहना चाहते हैं और ये बॉडी हमेशा रेस्ट में रहना चाहेंगे, रेस्ट में, और ये यूनिफॉर्म मोशन में। अगर एफ एक्सटर्नल कितना होगा, 0 होगा तो, फोर्स 0 होगा तो इसलिए हम मान लेंगे एफ ई एक्स टी इक्वल टू 0। क्यों ले रहे हैं ई एक्सटर्नल इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 है तो एक बॉडी रेस्ट में रहना चाहेंगे या मोशन में रहने की कोशिश करेंगे। अगर यह 0 है तो क्या लिखेंगे, एफ 0 इक्वल टू एम वी माइनस यू। ठीक है, तो देखो यहां तो m नॉट इक्वल टू 0, अगर एक बॉडी है तो इसका मास 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा, यहाँ पे t है, t को यहां से मल्टीप्लाई कर देना तो ये भी 0 हो जाएगा, तो कहीं का आएगा v माइनस यू इक्वल टू 0 होगा। m नॉट इक्वल टू 0, t को यहां से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 आ गया, तो क्या होगा, v माइनस यू इक्वल टू 0। यहां से हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू, नंबर 1। v इक्वल टू यू मतलब क्या है, मान लो ये बॉडी, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u m, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या माना था, v। यहां लिखा क्या,
v इक्वल टू यू, इस छवि को मैंने पिक्चर के यहाँ ड्रॉ किया। मान लो ये टाइम कितना हुआ 10 ईयर्स या 10 आवर्स या 1 सेकेंड या 1 लाइट ईयर। ये क्या कह रहे हैं, v इक्वल टू यू होगा हमेशा, v इक्वल टू यू मतलब ये भी क्या होगा, u ही होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो इसका वेलोसिटी क्या, हमेशा टाइम जितना भी हो 1 सेकेंड 10 ईयर 10 आवर्स या 1 लाइट ईयर जितना भी होना, हमेशा के लिए क्या इसका वेलोसिटी यू ही रहेगा। अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहने की कोशिश करते हैं अगर एफ एक्सटर्नल 0। तो ये है फर्स्ट लॉ का एक स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, नंबर 2 क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो v इक्वल टू यू इक्वल टू 0 मान लिया, u इक्वल टू 0 मतलब क्या है, ये बॉडी अगर रेस्ट में है m, इसका u इक्वल टू 0 मतलब क्या है, रेस्ट में है। ये टाइम जितना भी हो ये हमेशा क्या रहेगा, u इक्वल टू v इक्वल टू 0 मतलब हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा तो ये बॉडी अगर गति में मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगा, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। v इक्वल टू मतलब अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है 10 मीटर पर सेकंड है तो ये हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अगर ये रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, ये था क्या, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। न्यूटन ने किक मारा था बकरी को, तो बकरी क्या किया, उल्टा न्यूटन को किक मार दिया। ठीक है, अगर इसमें यकीन नहीं होगा तो क्या होगा, कभी किसी को एक थप्पड़ लगा देना तो पता चल जाएगा ये एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन है या नहीं है। ये बाद में डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे।